हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल। क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? बताओ भाई बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बेटा। और बताओ भाई, तुम लोगों के इधर माहौल कैसा है? यहाँ तो सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है। 6 बजे से बारिश को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं 6 सवा 6 बजे उठा था। तब से बारिश चल रही है। बच्चों को छोड़ने में मैं बारिश में ही गया हूँ। हम्म हम्म। तो यदि बीच में नेट का फ्लक्चुएशन हो तो परेशान मत होइएगा। वो होगा भी तो 1-2 मिनट के लिए होगा बस। यदि किसी तरह की बफरिंग होती है, चलता हुआ सेशन रुकता है, तो बस वो 1-2 मिनट के लिए होगा। कोई क्लास कैंसिल नहीं है। ठीक है। जैसे होता क्या है, लाइट जाती है, बारिश हो रही है तो लाइट जाती है, तो बिल्डिंग का बैकअप ऑन होता है। तो बिल्डिंग का बैकअप ऑन होने में और लाइट जाने के बीच में 30-40 सेकंड का समय लगता है। तो 30-40 सेकंड ये होते हैं, और फिर 30-40 सेकंड नेट आने में लग जाता है, तो 1.5 से 2 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। सर, आपने कौन से ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया है? बेटा, मैं अब तो किसी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ाता, पिछले 5 साल से, 6 साल से, 6-7 साल से। वैसे मैंने सबसे पहले पढ़ाया था जो कोटा में बंसल हुआ करता था ना, और वो सिर्फ जेई का इंस्टीट्यूट था, वो नीट का इंस्टीट्यूट नहीं था। जब मैं पढ़ाता था तो मैंने बंसल पढ़ाया है। वहीं पे एक जेई और एआई ट्रिपल का इंस्टीट्यूट होता था, कैरियर पॉइंट पढ़ाया है। ठीक है। फिर साउथ में नारायणा चलता है, जिसकी खूब अच्छी रैंक आती, नारायणा पढ़ाया है। और बाकी ऑनलाइन, बाकी ऑनलाइन। हम्म। हाँ। अरे वो तो हम ही लोगों ने स्टार्ट ही किया था। जो अबलू डब्लू तो हम लोगों ने साथ मिलके ही स्टार्ट किया था, मतलब हम लोग पहले बैच के टीचर थे उसमें। हाँ। वो तो मान लो ऑनलाइन की बात है। वो तो हम लोग पहले बैच के लोग थे। पूरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ही मेरे पास था शुरुआत में। पूरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मैं ही करता था। जितने देख रहे हो उसमें से सबको मैंने ही रखा है। वो सारे अच्छे टीचर हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। हाँ। हाँ। अब ना बेटा, शुरुआत के 3 साल हैं, जब तक कंपनी यूनिकॉर्न नहीं बनी थी। तो यूनिकॉर्न बनने तक हम ही लोग थे, है ना। सबसे शुरुआत के लेक्चर देखोगे जाके ना, तो वो सब हमारे लोगों के ही पढ़े हैं, सारे लेक्चर। वो अभी तक बच्चे उनको देखते हैं। अभी मेरे पास कल ही एक बच्चे का फोन आया था कि सर, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ऐसा ऐसा चल रहा है, बताओ क्या करें। हम्म। चलो, ये सब छोड़ते हैं। ये सब तो बातें, देखो सारे टीचर अच्छे होते हैं। ठीक है। आपकी किसी के साथ ट्यूनिंग बैठ सकती है, किसी के साथ नहीं बैठ सकती है, बस ये है। सभी टीचर, मैं मानता हूं बच्चे के लेवल पे सभी टीचर अच्छे हैं, है ना। तो चलो अब पढ़ाते हैं। और सारे टीचर मेहनत भी करते हैं। बस सबका अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है। ठीक है। मगर सारे टीचर अच्छी सोच के साथ, अच्छे उस अप्रोच से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। हाँ। चलो भाई, क्यूएसडी सीट करके आए हो? सारे लोग क्यूएसडी सीट करके आए हो? टुडे इज माई बर्थडे। सभी बच्चे प्रिंस को हैप्पी बर्थडे बोल दें। प्रिंस एक बच्चा है, उसका आज बर्थडे है, लिखा है टुडे इज माई बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे बेटा प्रिंस। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं कि अगली बार जब इस समय हमारी तुम्हारी बात हो रही हो, तो तुम डॉक्टर बन चुके हो, तुम्हारे नंबर 600 से ऊपर हो, और तुम्हें एक जीएमसी मिल चुका हो। हम लोगों की यही कामनाएं हैं। क्यों भाई बच्चों? हम लोग यही विश करेंगे तुम्हारे लिए। हम्म। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिंस बेटा तुम्हें।
अब तुम सारे बच्चों को पार्टी जरूर दे देना, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। क्यों भाई बच्चों? तो तुम लोग, जो भी बच्चा प्रिंस को जानता है वो दौड़ा दौड़ा के इससे पार्टी जरूर ले ले। अब इतनी महफिल में बर्थडे विश हुआ है तो यार पार्टी तो बनेगी ना। तो जो भी बच्चा प्रिंस को जानता है कहीं पर भी दिखे, जबरदस्ती उससे पार्टी ले ली जाए। चलो अब हम लोग अपने काम पे लगते हैं, ठीक है। जो हमारा मेन मुद्दा है और जो हमारा मेन फोकस है और जो मेरा फ्यूचर है उसको हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और वो क्या है? वो क्या है? नीट 2027 का एग्जाम। हाँ, मैंने कल यार बोला तो था कि लिक्विड सोल्यूशन चल रहा है, लिक्विड सोल्यूशन लगा रहने दो, मगर शायद उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज भी काइनेटिक्स लगा है, तो अभी मैं बोल दूंगा, है ना, अभी बता दूंगा। चलो सब लोग तैयार हो? क्यूएसडी सीट 6 करके आए हो? सारे बच्चे बताओ क्यूएसडी सीट नंबर 6 करके आए हो? और यदि आए हो तो फिर आ जाओ। पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्यूएसडी सीट नंबर 6, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। आज सर मेरा भी बर्थडे था। फातिमा, सभी बच्चे फातिमा को भी विश कर दे। फातिमा बेटा हैप्पी बर्थडे। और हम सब बच्चों की ख्वाहिश है कि आपका सिलेक्शन हो, आप आगे चल के डॉक्टर लगाएं और कहें डॉक्टर फातिमा। चलो अब इधर उधर की बातें खत्म करके, ठीक है, बहुत हो गया, अब हम लोग पढ़ाई पे आते हैं। देखो 10 ग्राम ईच लिक्विड बेंजीन एंड टाइलुइन मिक्स्ड एंड फॉर्म 20 ग्राम बाइनरी सोल्यूशन if vapor pressure of benzene and toluene is 130-150 mm of Hg respectively. Select correct statement. Benzene form more vapor than toluene. Benzene form less vapor than toluene. Both form equal vapor. Benzene form less vapor than toluene because mole of benzene is less than a mole of toluene is less than benzene. बताइए बच्चों, सारे बच्चे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो आप सबको पता है कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो ज्यादा वेपर फॉर्म करेगा। यदि वेपर प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा वेपर फॉर्म करेगा, ज्यादा वेपर फॉर्म करेगा। क्यों? वेपर का ही तो प्रेशर होता है, वेपर का प्रेशर वेपर प्रेशर है। अब ज्यादा वेपर बनी होगी तभी तो ज्यादा प्रेशर आया होगा, है कि नहीं भाई? वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर का प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ज्यादा तो इसका मतलब उसने ज्यादा वेपर फॉर्म की है क्यों? वेपर का प्रेशर वेपर प्रेशर। अब यदि वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा वेपर बनी होगी। इसका मतलब यह है कि बेंजीन कम वेपर बना रहा है, टाइलुइन ज्यादा वेपर बना रहा है। क्यों? बेंजीन का कितना है 130, टाइलुइन का कितना है 50। इसका मतलब बेंजीन कम वेपर फॉर्म करेगा, टाइलुइन ज्यादा वेपर फॉर्म करेगा। तो बेंजीन फॉर्म लेस वेपर देन टाइलुइन, बेंजीन फॉर्म लेस वेपर देन टाइलुइन, है ना। और इंडिविजुअल लिक्विड का वेपर प्रेशर, अरे यार एक मिनट मैं इसको साइलेंट कर दूं। वैसे तो मेरा फ़ोन हमेशा साइलेंट पे ही रहता है, मगर क्या है कभी कभी कोई बहुत इमरजेंसी वाला फ़ोन आना होता है तो भाई मैं उसको बेल पे लगा देता हूँ। तो आज मुझे कुछ अपने बॉडी टेस्ट कराने थे तो मैंने इसको बेल पे लगा दिया था, क्योंकि वो सुबह सुबह वो लेने आता है ब्लड। हाँ ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसकी वेपर ज्यादा। अब इतनी बात सही है, इतनी बात सही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मोल फ्रैक्शन किसके ज्यादा है? अमाउंट मैंने सेम कर रखा है, 10 ग्राम बेंजीन है 10 ग्राम टाइलुइन है, 10 ग्राम बेंजीन है 10 ग्राम टाइलुइन है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम है, आंसर ये गलत भी हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है बताता हूं।
कैसे गलत हो सकता है बताता हूं। देखिए, आप बात कर रहे हो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर की। आप क्या कह रहे हो कि एक सॉल्यूशन बना है, उस सॉल्यूशन में बेंजीन का वेपर ज्यादा है या उस सॉल्यूशन में टाइलुइन का वेपर ज्यादा है। तो यदि इंडिविजुअल लिक्विड की बात की जाए तो यह चीज सही है कि भाई जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसकी वेपर ज्यादा। मगर हम इंडिविजुअल लिक्विड में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन में। तो जब सॉल्यूशन में बात की जाती है तो वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? वेपर प्रेशर का फार्मूला होता है पीए नॉट काई ए, पीबी नॉट काई बी। ध्यान है? तो यार हमें यहां पर मोल फ्रैक्शन भी निकाल के देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर ये है सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, ये है सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ टाइलुइन, ये है। तो जब सॉल्यूशन में बात करेगा तो हमें पार्शियल प्रेशर से यह बात निकालनी पड़ेगी। मगर यदि इंडिविजुअल लिक्विड की बात कर रहा है तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसकी वेपर ज्यादा। मगर यहां इंडिविजुअल लिक्विड की बात नहीं चल रही है, यहां पर हम लोगों ने सॉल्यूशन बना रखा है। तो अब आप क्या करोगे? सबके पहले मोल फ्रैक्शन निकालोगे। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? मोल ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। थोड़ा कैलकुलेशन है, ये देखो ऐसे। एक बार मैं अगले पेज पे करूं क्या? क्या हम लोग इसको अगले पेज पे करें? क्योंकि इस पेज पे हो नहीं पाएगा। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकालोगे? मोल ऑफ बेंजीन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास प्लस मोल ऑफ टाइलिन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब इसको सॉल्व करके बताओ भाई कोई बच्चा, या मैं सॉल्व करूं? मैं सॉल्व करूं? चलो मैं सॉल्व करता हूं। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। देखो 10 डिवाइडेड बाई 78, ये वैल्यू आ रही है 0.128। तो 0.128 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 92। 92 मॉलिक्यूलर वेट है किसका? टाइलुइन का। टाइलुइन 20 नहीं है। कौन? विवेकानंद। बेटा प्रभु, प्रभु एक मिनट रुक जाओ। विवेकानंद कह रहा है कि सर टाइलुइन का मास 20 है। बेटा विवेकानंद, टाइलुइन का मास 20 नहीं है। ये देखो क्या लिखा है, 10 ग्राम ईच लिक्विड बेंजीन एंड टाइलुइन मिक्स्ड एंड फॉर्म 20 ग्राम बाइंड्री सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का मास है, टाइलुइन का मास नहीं है। अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालो। तो भाई इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। अब इसमें प्लस 0.128, तो ये आया 0.128 डिवाइडेड बाई 0.366। अब मैं इसको डिवाइड करके देखता हूं। 0.128 डिवाइडेड बाई 0.2366, तो ये वैल्यू आ रही है 0.54। ये देखो, यदि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ये है तो टाइलुइन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 माइनस बेंजीन कर दो। टाइलुइन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? 1 माइनस बेंजीन। क्यों? टाइलुइन का मोल फ्रैक्शन प्लस बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा। तो टाइलुइन का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 6 और 4, 0.46। अब आप इनके पार्शियल प्रेशर निकालो। तो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर ये आया, तो बेंजीन की वैल्यू कितनी है? 130 इंटू 0.54। बेंजीन का प्रेशर कितना है? 130। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 0.54 इंटू 130, ये आया 70.2 mm। अच्छा, अब टाइलुइन का निकालो। तो टाइलुइन का प्रेशर इंटू टाइलुइन का मोल फ्रैक्शन, वो है 150 इंटू 0.46। तो 150 इंटू 0.46,
वैल्यू आ रही है 69 mmHg। तो अब देखो वैल्यू किसकी ज्यादा है, चेक करिए वैल्यू किसकी ज्यादा है, बेंजीन की। इसका मतलब बेंजीन ज्यादा वेपर बना रहा है। क्यों? क्योंकि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है। बेंजीन ज्यादा वेपर बना रहा है क्योंकि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है। ये देखो टोटल वेपर प्रेशर किसका ज्यादा आ रहा है, बेंजीन का ज्यादा आ रहा है, इसलिए बेंजीन ज्यादा वेपर बना रहा है। सॉल्यूशन में बेंजीन क्या कर रहा है, ज्यादा वेपर बना रहा है क्योंकि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा आया है। चेक करिए, तो बेंजीन फॉर्म मोर वेपर देन टॉल्यूइन। बेंजीन फॉर्म मोर वेपर देन टॉल्यूइन। क्यों? क्योंकि बेंजीन ज्यादा वेपर बना रहा है। हाँ, अब गौर से सुनो, फिर मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कौन ज्यादा वेपर बनाएगा। मैंने कहा ठीक है, यदि इंडिविजुअल लिक्विड की बात चल रही होती तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो ज्यादा वेपर बनाएगा। मगर प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन में पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन में कोई भी ज्यादा वेपर बना सकता है, वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पर। तो वेपर प्रेशर का फार्मूला होता है पीए नॉट इंटू काई ए, पीबी नॉट इंटू काई बी। तो मैंने बेंजीन का वेपर प्रेशर निकाला, टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर निकाला, तो बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा आया। अब यदि वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब उसने ज्यादा वेपर बनाई होगी, तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं कि बेंजीन फॉर्म मोर वेपर देन टॉल्यूइन। अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। अब ये बताओ, विच लिक्विड फॉर्म मोर वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कौन सा लिक्विड ज्यादा वेपर बनाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब देखिए, आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और मैंने आपको अभी बताया है कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा वेपर बनाएगा इंडिविजुअल में, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा वेपर बनाएगा, वो ज्यादा वेपर बनाएगा। करेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और इंडिविजुअल वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हो जाए। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन ये है, अब इसका लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये है, ए का बॉइलिंग पॉइंट ये है, बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये है, और सी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये है। तो सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है तो वो सबसे कम वेपर बनाएगा, और ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो वो सबसे ज्यादा वेपर बनाएगा। ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो वो सबसे ज्यादा वेपर बनाएगा। तो सबसे ज्यादा वेपर किसकी फॉर्म होगी, ए की फॉर्म होगी। नेक्स्ट, सोल्यूशन ए 6 ग्राम यूरिया इन 90 ग्राम वाटर, सोल्यूशन बी 3 ग्राम यूरिया इन 45 ग्राम वाटर। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। डेल्टा टीबी ऑफ बोथ सोल्यूशन इज इक्वल। अब देखो डेल्टा टीबी का मैंने फार्मूला पढ़ाया था कल, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। अब यार ये तो दोनों के लिए सेम है, क्यों, यहां पर भी सॉल्वेंट वाटर है, यहां पर भी सॉल्वेंट वाटर है, तो केबी की वैल्यू तो सेम होगी। तो डेल्टा टीबी किसका ज्यादा होगा, जिसकी मोलरिटी ज्यादा हो। डेल्टा टीबी किसका ज्यादा होगा, जिसकी मोलरिटी ज्यादा हो। अब मोलरिटी कैसे निकलेगी, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। मोलरिटी का फार्मूला याद है, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ये देखो, अब आप चेक करो तो ये दोनों की मोलरिटी सेम आ रही है, आप कर लो। देखिए दोनों की मोलरिटी सेम आ रही है, चेक करो। यदि मैं ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 हो जाएगा, अब नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 90 हो जाएगा। तो सेम वैल्यू हो गई। देखो 1000 1000 सेम, 60 60 सेम। अब
आपने ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ 90 हो गया। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब दोनों की मोलरिटी सेम है। अब जब दोनों की मोलरिटी सेम है तो दोनों का डेल्टा टीबी भी सेम होगा, तो ये गलत हो गया। केबी ऑफ बोथ सोल्यूशन इज इक्वल, बिल्कुल सही है। क्यों? केबी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है और सॉल्वेंट दोनों में सेम है। केबी सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट दोनों में सेम है, तो सॉल्वेंट सेम है तो केबी सेम होगा। अब डेल्टा टीबी जब बराबर है तो ये और ये तो गलत ही हो गए, तो ए और सी आंसर हो गया, मतलब ई आंसर हो गया। यस, ई आंसर सही है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छे से देखो और बताओ, ये सब डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहली बात, मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, करेक्ट नहीं। अच्छा, अब पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी कहां है? ये देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस जगह को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, तो ये बॉइलिंग पॉइंट तो है, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट बी बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट है, मगर मुझे इनकरेक्ट चाहिए। ये तो ट्रू है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट सी। पॉइंट सी भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि बॉइलिंग, एक मिनट, एक मिनट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सी। अच्छा, हम्म, एक क्या है, एक क्या है, पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिप्रेजेंटेड बाय डी। हमें क्या चाहिए? इनकरेक्ट। हाँ, जरा गौर से देखो, इस जगह पे खेल है, इस जगह पे खेल है भाई। क्वेश्चन बनाते समय कुछ गड़बड़ हो गया है। हम्म, ठीक है, नहीं नहीं सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, नहीं यार, गड़बड़ है। देखो क्या गड़बड़ है, बताता हूं, आप बताता हूं। इस क्वेश्चन को ड्रा करने में दिक्कत आई है, मतलब मैंने जो ड्रा किया है ना, वहां पे गड़बड़ किया है। क्या किया है बताता हूं, ये मेरी गलती है, आपकी नहीं है, बताता हूं क्यों। देखो, ये भी लिक्विड है, वाटर है, ये भी वाटर है, दोनों वाटर है, तो यार वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा तो एक ही ना भाई। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो होगा तो 100 ही। अब आप कह रहे हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बी भी है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सी भी है, तो बी और सी की वैल्यू सेम तो नहीं है? बी और सी की वैल्यू सेम तो नहीं है? होनी चाहिए सेम, है ना, होनी चाहिए सेम। तो बी और सी की वैल्यू सेम तो नहीं है ना, तो इस वजह से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, नहीं तो थ्योरेटिकल ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, है ना, ऑप्शन चेंज करता हूं। हमें क्या निकालना है? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट फिर एक से ज्यादा हो जाएंगे, इनकरेक्ट एक से ज्यादा हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय डी, इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय डी। ये देखो, तो मैंने थोड़ा करेक्शन किया है क्वेश्चन में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय डी, तो बिल्कुल सही बात है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन ये है, तो ये वाला कट बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये वाला तो नहीं होगा, तो ये तो गलत है ना। तो ये, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय डी, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, बिल्कुल सही कह रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिप्रेजेंटेड बाय सी, तो ये भी सही है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट क्यों है?
ये देखो, ये देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ये भी ट्रू है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब ए क्या है? ये देखो, जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर, ये लाइन सॉलिड की है, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर और ये लाइन लिक्विड की है। जहां पर सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ए फ्रीजिंग पॉइंट है, ये भी सही है, तो ये भी ट्रू हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिप्रेजेंटेड बाय डी, तो ये रॉन्ग है और रॉन्ग आंसर हो गया। क्यों? यदि ए फ्रीजिंग पॉइंट है तो डी फ्रीजिंग पॉइंट नहीं हो सकता है, डी फ्रीजिंग पॉइंट नहीं हो सकता है ना। तो डी क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। डी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है क्योंकि ए फ्रीजिंग पॉइंट है। और डी क्यों फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है? यहां पर सिर्फ लिक्विड का वेपर प्रेशर है। क्या यहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? डी, है ना। आप क्वेश्चन में ये करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट, अब इसको बताओ, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन एक्वस सोल्यूशन। अब देखो, सोल्यूशन एक्स का कंसंट्रेशन दिया है, सोल्यूशन वाई का दिया है, सोल्यूशन जेड का दिया है। तो हमारा फार्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। अब सारे के सारे सोल्यूशन कैसे हैं? इक्वस। तो जब इक्वस सोल्यूशन है तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका डेल्टा टीबी ज्यादा। अब हमसे डेल्टा टीबी थोड़ी पूछ रहा है। डेल्टा टीबी तो क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या हमसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है? नहीं, हमसे पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो सबका सेम है, क्यों? सब वाटर है। तो जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा उसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है भाई। तीनों सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो सेम ही रहेगा। तो यदि किसी का ये ज्यादा है इसका मतलब ये ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और डेल्टा टीबी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और डेल्टा टीबी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब डेल्टा टीबी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा जेड का, फिर किसका है? वाई का, फिर किसका है? एक्स का। तो सबसे ज्यादा जेड का है, फिर वाई का है, फिर एक्स का है। तो आंसर क्या होगा? बी। हाँ बेटा, आशीष जो ग्राफ है, अब इस ग्राफ में क्या हो रहा है? अब इस ग्राफ में क्या हो रहा है? ये लाइन सॉलिड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, सॉलिड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्या है? ये भाई सॉलिड की लाइन है, तो सॉलिड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉलिड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी हुआ। लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है तो बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। और ये देखो सॉलिड की लाइन है, ये सॉलिड की लाइन है। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी हुआ, है ना। क्लियर है सबको? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? चलो अब सब लोग अपने अपने आंसर बताओ, किसके कितने सही हैं, किसके कितने सही हैं। फिर मैं कल के आगे का काम चालू करता हूं। किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सब लोग कुर्सी की पेटी बांध दो, अब क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। कल हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पढ़ाया था। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड पढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में रिंकू रिंकू क्वेश्चन नंबर 1 में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है किसकी वेपर ज्यादा बनेगी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहां पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना। अच्छा, अब आ जाओ सब लोग, गौर से समझो। मैंने कल पढ़ाया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, कि प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट मैंने बताया कि जब उस लिक्विड के सॉलिड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जब उस लिक्विड के सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर उस लिक्विड के लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस समय जो टेम्परेचर होगा उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाएगा। और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने ये दिया। देखो, ये सॉलिड लाइन है और ये लिक्विड लाइन है, और वाई एक्सेस पे क्या है? वेपर प्रेशर। एक्स एक्सेस पे क्या है? टेम्परेचर। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इसको ठंडा कर रहा हूं, इसको गर्म कर रहा हूं। तो जहां पर लाइन कट कर गई, तो लाइन कट करने का मतलब होता है कि दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो गए। तो जब सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो गए, तो उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया? फ्रीजिंग पॉइंट कह दिया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब बच्चों ने क्या कहा? बच्चों ने कहा सर अब हम बनाने जा रहे हैं सॉल्यूशन। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? सॉल्यूशन। तो बच्चों ने अब सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट किया। कैसे? उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से देखो क्या क्या हुआ होगा, गौर से सुनते जाइएगा। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, है ना। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दो। हाँ, तो यदि वेपर प्रेशर कम हो गया तो गौर सुनना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। हाँ, तो अब आप क्या कर रहे हो? अब आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की लाइन कहां से आएगी? सॉल्यूशन कैसा है? लिक्विड है। तो इसका मतलब ये सॉल्वेंट की लाइन है, तो सॉल्यूशन की लाइन इसके नीचे से आएगी। हाँ या ना बताओ बस मुझे। देखो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन की लाइन जो होगी वो लिक्विड सॉल्वेंट की लाइन के नीचे से आएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन वेपर प्रेशर है। वर्टिकल लाइन वेपर प्रेशर है। यदि लाइन ऊपर से जाएगी तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाएगा और सॉल्वेंट का कम हो जाएगा, और यदि लाइन नीचे से जाएगी तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा और सॉल्यूशन का कम। तो ये बात सबको कंफर्म हुई कि सॉल्यूशन की लाइन नीचे से जाएगी सॉल्वेंट के। इतनी बात कंफर्म है तो खेल खत्म है, फिर खेल खत्म है। बस इतना बताओ मुझे, ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की लाइन होगी वो सॉल्वेंट के नीचे से जाएगी? क्लियर है? यस। विकास बेटा, विकास क्या कहना चाहते हो बताओ। क्लियर है? अब क्लियर है तो देखो, मैं सॉल्यूशन की लाइन अलग कलर से खींच दे रहा हूं जैसे दिखे। ये देखो सॉल्यूशन की लाइन है और ये यहां पे कट कर गई। सॉल्यूशन की लाइन, ये देखो, ये सॉल्यूशन की लाइन आ रही है और ये यहां पे कट कर गई, ये कट कर गई। अब यहां पे क्या हुआ? देखो, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये देखिए। हाँ बिल्कुल सही है बेटा। हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूं। अरे प्रभु, प्रभु, कहां साल
लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और ज्यादा है। ये देखो, ये सॉल्वेंट की लाइन तो नीचे है ना, ये देखो। अब ये हमने ऊपर तक खींच दी है, मगर ऊपर तक जब ये यहां पहुंच गया तो ये सॉलिड नहीं रहा होगा, है ना, सॉलिड नहीं रहा होगा। इस जगह पे बस फोकस करो। देखो, ये देखो, ये कम है और वो बहुत ज्यादा है, वो नीचे की ओर आ रहा है। तो ये देखो आया, अब यहां कट कर गया। अब जहां कट किया वहां बताओ क्या होगा? ये क्या होगा? ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो यार देखो, ये 0,0 है, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये है। तो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, है कि नहीं? राखी बेटा क्या चेक करने कह रहे हो? इसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ है? कम हो गया है। क्यों? सॉल्वेंट का ये है और सॉल्यूशन का लाइन ये आ रहा है, सॉल्यूशन की लाइन ये आ रही है? सर टीएफ के नीचे क्या लिखा है? टीएफ के नीचे सॉल्यूशन लिखा है। लाओ मैं लिख देता हूं फिर से, एक मिनट, यहां पे थोड़ा और साफ साफ लिख देता हूं। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। टीएफ ऑफ सॉल्वेंट, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन, और इधर टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे। ये देखो, अब इससे आपको क्या पता चलता है? तो गौर से देखो, इससे हमें एक बात पता चल गई कि यार जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो कम है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा है। अब कम को क्या कहेंगे भाई? लोग पूछेंगे ना कितना कम है, लोग पूछेंगे कितना कम है, तो कितना कम है? इतना कम है। इन दोनों का डिफरेंस ये इतना कम है। इसको नाम दे दिया गया डेल्टा टीएफ। इसको क्या नाम दे दिया गया? डेल्टा टीएफ। डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस है इसको नाम दे दिया गया डेल्टा टीएफ। और ये डेल्टा टीएफ कितना होगा? तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू होगी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, अरे भाई एक मिनट रुको यार बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो, डेल्टा टीएफ की वैल्यू हुई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इस डेल्टा टीएफ का नाम क्या रख दिया गया भाई? कम हो रहा है, कम होने को हमने क्या नाम दिया? डिस्पर्शन। डिपर्शन, डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया बच्चों? डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये देखो, डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट नाम दिया, जिसकी वैल्यू क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो, बड़े से छोटा माइनस किया है, ये बड़ा है और छोटा माइनस किया है। ये देखो, ये बड़ा है और ये देखो छोटा माइनस किया है। बड़े से छोटा माइनस किया तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये आया डेल्टा टीएफ। सर ग्राफ रिपीट कर दीजिए सूरज। अच्छा, ग्राफ रिपीट कर देता हूं। अच्छा ठीक है, देखो कुछ बच्चों को ये ग्राफ थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है ना? तो इस ग्राफ को मैं एक अलग पेज पे थोड़ा बना देता हूं। हाँ, जैसे दिखे, हो सकता है वो ग्राफ छोटा बना है ना, तो दिखने में दिक्कत आ रही है। मैं एक और ग्राफ बना देता हूं, परेशान ना हो। आप लोग बस मुझे बताते जाना, मैं करता जाऊंगा, ठीक है? आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, बस आप मुझे बताते जाना और सही बताना।
सही बताना भाई, गलत मत बताना। चलो अब मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो भाई सब लोग। देखो बच्चों, इधर है वेपर प्रेशर, ठीक है, इधर है टेम्परेचर। यहां क्लियर है? अच्छा, अब मैं एक सॉल्वेंट की लाइन बना रहा हूं, सॉलिड सॉल्वेंट। तो सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन ये हो गई, देखो ये सॉलिड सॉल्वेंट है और ये देखो बढ़ता जा रहा है। सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन ये हो गई। ये किसकी लाइन है? ये हमारी लाइन है सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की, सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की। ये देखिए यहां पे कोई कंफ्यूजन? आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। लाइन ऐसे जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। क्यों? हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसकी वेपर बढ़ रही है, वेपर बढ़ रही है तो वेपर का प्रेशर बढ़ रहा है ना? ये देखो क्लियर है ये लाइन? हाँ, अब हम ले रहे हैं लिक्विड। अब लिक्विड की लाइन नीचे की ओर आएगी ऐसे, थोड़ा और ऐसे। अब ये क्या है? ये है सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड। ये देखो ये देखिए ये नीचे की ओर आ रहा है, ओह ये नीचे की ओर आ रहा है ऐसे। यहां तक सही है? यहां तक ठीक है? किसी को दिक्कत है? अब ये वाला पॉइंट क्या बना? ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बस मुझे ये बताओ, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो यदि मैं लिक्विड का वेपर प्रेशर पूछूं तो कितना बताओगे? ये वर्टिकल लाइन। भाई लिक्विड का यदि मैं इस जगह पे वेपर प्रेशर पूछूं तो कितना बताओगे? ये वर्टिकल लाइन। इस पॉइंट पर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है? ये वर्टिकल लाइन। अच्छा, इस पॉइंट पे सॉलिड का वेपर प्रेशर कितना है? ये वर्टिकल लाइन। क्योंकि वर्टिकल लाइन क्या है? वेपर प्रेशर है। तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम वर्टिकल लाइन है। क्यों? क्योंकि वो कटा हुआ है, पॉइंट है। तो दोनों का वेपर प्रेशर इसका मतलब यहां पे बराबर है। हाँ, तो जब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है तो जहां पर दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है उससे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो यहां तक की बात मैं कल कर चुका था। यहां तक किसी को दिक्कत है? यस या नो बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है? नो, यस। रिंकू दिक्कत है कि दिक्कत नहीं है? अरे प्रभु वहां तक पहुंचा ही कहां हूं अंसारी, अभी वहां तक पहुंचने तो दो। ओके, अच्छा नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने मिला दिया क्या? सलूट। तो जब आप सलूट मिला दोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सॉल्यूशन बनने पर क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्वेंट से कम होता है। आप पीछे पढ़ चुके हो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से कम होगा। और ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। देखो ये सॉल्यूशन कैसा है? लिक्विड। तो इसका मतलब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से कम है। हाँ कम है। क्लियर है? तो बस मैं इतना पूछना चाह रहा था कि ये देखो लिक्विड की लाइन है, तो अब इसके इस लिक्विड की लाइन से सॉल्यूशन की लाइन इसके ऊपर से बनाओगे कि इसके नीचे से बनाओगे? बस मैं ये पूछना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और वर्टिकल लाइन वेपर प्रेशर होती है, ये लाइन वेपर प्रेशर होती है, ये लाइन। यदि लाइन ऊपर से बनाओगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं हो जाएगा, वर्टिकल लाइन बड़ी नहीं हो जाएगी।
और वर्टिकल लाइन बड़ी हो गई, इसका मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, और जबकि यहां क्या लिखा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। तो हमें सोल्यूशन वाली लाइन इस लाइन के नीचे से बनानी चाहिए कि नहीं? हमें सोल्यूशन वाली लाइन, एक मिनट, कमेंट सेक्शन किधर चला गया भाई, एक मिनट रुक जा बच्चों, कमेंट सेक्शन पता नहीं कहां चला गया, किधर चला गया, अच्छा स्क्रीन पे आ गया, एक मिनट रुक जाओ भाई, रहता फैल गया। सर डाउट था, क्या डाउट था, अभी इधर देखते हैं। हाँ, आपने सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा लिख दिया है, अच्छा, ओ साइन गलत बना है, साइन गलत बना है। ठीक है, हाँ ग्रेटर को मैंने सही कर दिया, ये ठीक कह रहा हूं, सबको यहां तक ठीक लग रहा है कि जो सोल्यूशन की लाइन होगी वो सॉल्वेंट की लाइन से नीचे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। तो ये सोल्यूशन की लाइन है, लिक्विड सोल्यूशन की लाइन। हाँ, अब ये कहां कट कर रही है, यहां पे कट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे ये हुआ है सॉलिड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया है। सॉलिड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर गया है, कितना, ये इतना, क्यों, पहले फ्रीजिंग पॉइंट ये था, अब ये आ गया, तो ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी, इसीलिए इसको नाम दिया गया है डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, कितना कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो गया है, कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। और डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो होती है वो भी बच्चों कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका फार्मूला आता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, वेयर के एफ क्या है, के एफ है डिपर्शन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये डिपर्शन कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ये देखो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। और गौर सुनना, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट, ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसकी वैल्यू भी सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो इसकी वैल्यू भी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम। एम क्या है, मोलरिटी, अभी मैं आगे लिखूंगा। एम क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो के एफ क्या है, डिपर्शन कांस्टेंट, जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं,
और इसकी वैल्यू भी सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती है। अब गौर से समझो, अब m क्या है? m है मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ये देखो, अब गौर से सारे बच्चे मेरी बात को सुनेंगे। वाटर के केस में क्या होता है? वाटर के केस में देखो, वाटर के केस में क्या होता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन। हाँ, तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वाटर के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? इक्वल सॉल्यूशन ऑफ वाटर। मान लो कोई वाटर का सॉल्यूशन है, इक्वल सॉल्यूशन है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? बताओ भाई, 0 से कम होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। देखो, आपने खुद कहा है, ये देखो, ये देखो कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। तो वाटर के केस में क्या होगा? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्वल सॉल्यूशन क्या होगा? 0 से कम। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्वल सॉल्यूशन निगेटिव वैल्यू होगी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्वल सॉल्यूशन कैसी वैल्यू होगी? निगेटिव वैल्यू होगी। क्यों? 0 से कम क्या आएगा? निगेटिव आएगा ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्वल सॉल्यूशन कैसी वैल्यू होगी? निगेटिव वैल्यू होगी। ये देखो, निगेटिव वैल्यू होगी। बात समझ में आई कि नहीं? ये बताओ, ये सिर्फ वाटर के केस में है, बाकी किसी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमें क्या पता? किसी दूसरे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमें क्या पता? मान लो किसी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो 10 से कम होगा, तो वो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो वो निगेटिव क्यों होगा? वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, तो हमें ये कंफर्म है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यदि 0 है तो वाटर के इक्वल सॉल्यूशन, किसी भी इक्वल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि वो 0 से कम आएगा, और 0 से कम वैल्यू क्या है? निगेटिव है। 0 से कम वैल्यू क्या है? निगेटिव। सर गलत लिखा आपने, कहां गलत लिख गया है? अरे अच्छा, अरे यार, ये साइन गलत लगा है, साइन गलत लगा है, साइन गलत लगा था। ये बात समझ गए सब लोग? इतनी बात सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, अब समझ गए तो जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। इधर देखो, आपने लिखा है डेल्टा टीएफ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने लिखा कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ने कहा हां। अब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। हाँ, क्यों? अरे किसी प्योर लिक्विड का तो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, तो यदि ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ये वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। क्यों? अरे यार, ये माइनस वाली वैल्यू है ना, माइनस वाली वैल्यू कम होती जाएगी तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करो, ऐसे है। मान लो वाटर 273 केल्विन है, अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 270 हो गया, तो डिफरेंस कितना आया? 3। अब मान लो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 260 हो गया, तो डिफरेंस कितना आया? 13। अब मान लो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 250 हो गया, तो ये कितना आया? 23। ये देखो, तो देखो ये कम होता चला जा रहा है और ये देखो बढ़ता चला जा रहा है देखो।
तो यहां पर क्या है, इसका मतलब एक रिलेशन आ गया क्या, कि डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि डेल्टा टीबी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कैसा आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, है। हाँ भाई, डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग कुछ नहीं यूज करते हैं, केल्विन में यूज करते हैं। हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, विद साइन नहीं लेना है, विद साइन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखो, तो एक बात ध्यान रखना, डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि डेल्टा टीबी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी मैंने कल पढ़ाया था। तो ये देखो चीजें आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्योंकि इन पर क्वेश्चन भी आएगा। हाँ, अब इतनी बात सबको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, जैसे ये देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ध्यान दीजिए सारे लोग। मैंने कहा सॉल्यूशन ए, रुक जाओ ऐसे लिखता हूं, इक्वल्स सॉल्यूशन ए, कंसंट्रेशन है 0.5 मोलल, फिर है इक्वल्स सॉल्यूशन बी, कंसंट्रेशन है 0.9 मोलल। अब मैं कह रहा हूं अरेंज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, चलो एक एक करके मैं 3 क्वेश्चन बना देता हूं, पहला अरेंज, ठीक है, डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑर्डर, डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर का मतलब डेल्टा टीएफ का ऑर्डर, बताओ क्या आएगा, देखो डेल्टा टीएफ इक्वल टू है के एफ इंटू एम, सॉल्वेंट सेम है तो के एफ सेम होगा, सॉल्वेंट देखो सेम है तो के एफ सेम होगा, तो डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एम के। इसका मतलब डेल्टा टीएफ का ऑर्डर क्या है, जिसकी मोलरिटी ज्यादा उसकी डेल्टा टीएफ ज्यादा, तो सॉल्यूशन बी का डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा सॉल्यूशन ए से। क्लियर है? यस। अच्छा, मैंने क्वेश्चन को फिर घुमाया, मैंने कहा अरेंज अरेंज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मैंने कहा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए। अब बताओ, तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डेल्टा टीएफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मोलरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो उसके हिसाब से आंसर आ गया कि सॉल्यूशन ए का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन बी से। सॉल्यूशन ए का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन बी से। क्लियर है? यस। अब देखो, मैंने एक और क्वेश्चन बनाया यहां पर, मैंने क्वेश्चन सी बनाया, अरेंज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट
मतलब डेल्टा टीबी। ये देखिए, बी वाला समझ नहीं आया। एक कह रहा सर बी वाला नहीं समझ में आया। अरे भाई मेरे दोस्त, ये रिलेशन याद है, ये रिलेशन याद है। इस क्या लिखा है जरा इसको पढ़ के सुनाओ। जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब ये बताओ, डेल्टा टीएफ का ऑर्डर क्या है? बी ज्यादा है, ए कम है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? उल्टा, डेल्टा टीएफ इसका ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इसका कम होगा। तो यही तो आंसर आएगा। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अली कह रहा है सर डेल्टा टीएफ क्या होता है? क्या बात है, तुम तो गजनी से भी 4 कदम आगे निकल गए। अभी तो 15 मिनट भी नहीं बीते हैं। अली तुम तो गजनी से भी 4 कदम आगे निकल गए। कह रहा है सर डेल्टा टीएफ क्या होता है? अरे प्रभु ये सब अभी तो पढ़ाया है यार, ऐसा भी नहीं कि कल परसों पढ़ाया हो। अभी तो सारी कहानी बताई है, अभी कहानी बताई है। सर लेट हो गया ज्वाइन करने में। अरे आप बता देते तो हम सब लोग रुक जाते। हम लोग क्यों पढ़ाते आगे? ये सारे बच्चे और हम दोनों लोग रुक जाते। हम लोग क्यों पढ़ाते? आप लेट हो गए ज्वाइन करने में, कहीं जाम में फंस गए होगे, हो सकता है कहीं भाषण देने जाना होगा, मीटिंग होगी तुम्हारी, है ना। हाँ, हेलीकॉप्टर लैंड होने में थोड़ा टाइम लग गया होगा इसलिए क्लास लेट हो गई होगी। अगली बार से हम लोग को बता देना तो हम लोग लेट क्लास चालू कर लेंगे, है ना। हाँ, कह रहा सर नेट नहीं चल रहा था। अच्छा नेट नहीं चल रहा था तो प्रभु तुम शुरुआत से देखो यार, लेक्चर को पीछे ले जाओ, वहां से देखो, बीच से मत देखो, है ना। क्योंकि बीच से देखोगे तुम बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, मैं सोचूंगा कि यार बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा बेचारा। चलो मजाक खत्म करते हैं, अली को हम लोगों ने बहुत परेशान कर लिया। अब देखो डेल्टा टीवी पूछ रहा है, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है केबी इंटू एम। अब केबी किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ सॉल्वेंट पे, और सॉल्वेंट दोनों में सेम है। तो डेल्टा टीबी किस पर डिपेंड कर रहा है? मोलरिटी पे। जिसकी मोलरिटी ज्यादा उसका डेल्टा टीबी ज्यादा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब बी का ज्यादा होगा, ए का कम होगा। क्यों? क्योंकि बी का मोलरिटी ज्यादा है, बी की मोलरिटी ज्यादा है तो बी का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब डी, अरेंज अरेंज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा हूं, तो मैंने कल पढ़ाया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टीबी के। जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मगर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब सॉल्यूशन बी का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन ए से। ये चारों रिलेशन एक साथ बताने के पीछे रीजन ये है कि तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि बॉइलिंग पॉइंट और डेल्टा टीबी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट और डेल्टा टीएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और डेल्टा टीएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए मैंने चारों क्वेश्चन एक जगह पे कर दिए। अच्छा, बच्चों ने कहा सर ठीक है हम ये बात अब समझ गए, आप आगे बढ़ो। मैंने कहा ठीक है। अब हम लोग अगली हेडिंग करते हैं जिसका नाम है ऑस्मोसिस। क्या नाम है बच्चों? ऑस्मोसिस। हेडिंग का नाम है ऑस्मोसिस। आप में से कोई बच्चा बताए ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो ये हेडिंग आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कहां से पढ़ते आ रहे हो? बचपन से। व्हाट इज द डिफिनीशन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ऑस्मोसिस? कोई है बताने वाला?
कोई बताने वाला है? देखो बच्चों, अब जरा सारे बच्चे गौर से बात को समझेंगे, सुनेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। किसकी वजह से? एसपीएम की वजह से। एसपीएम क्या होता है? एसपीएम होता है सेमी परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये देखो एस पी एम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब ये क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? देखो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक नेचुरल, रियल या आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, जिसका काम क्या होता है? ओनली पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल only pass solvent molecule to solution 1 to solution 2। मतलब ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है एंड वाइस वर्सा जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आर पार करती है। जैसे मैंने मान लो इस तरफ एक सॉल्यूशन भर दिया, इस तरफ मैंने एक सॉल्यूशन भर दिया, ये देखो, और एक सॉल्यूशन मैंने इस तरफ भर दिया, और दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है। देखिए, ये मान लो C1 कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है और ये मान लो C2 कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, और C1 कंसंट्रेशन बड़ा है C2 कंसंट्रेशन से। क्या C1 कंसंट्रेशन बड़ा है C2 कंसंट्रेशन से? ये देखो, C1 कंसंट्रेशन बड़ा है C2 कंसंट्रेशन से, तो इस मेम्ब्रेन का काम होता है, इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? हाँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सेमी परमेबल, एक मिनट, मेम्ब्रेन की स्पेलिंग गलत है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का माइग्रेशन करेगी, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का माइग्रेशन नहीं करेगी। जैसे मान लो ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है, और इधर ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है, ये देखिए, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है ना? तो ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो उधर नहीं जाएंगे, और ये वाले जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, एक मिनट, कलर चेंज करें, ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो उधर नहीं जाएंगे, मगर वाटर के मॉलिक्यूल आर पार होते रहेंगे, वो इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आर पार होते रहेंगे, मगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आर पार नहीं होंगे। किससे? मेम्ब्रेन से। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आर पार होते हैं, माइग्रेट करते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल माइग्रेट करते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस होता है स्पॉन्टेनियस, ऑस्मोसिस होता है स्पॉन्टेनियस मोशन ऑफ
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, spontaneous motion of solvent molecule, low concentration solution to high concentration solution, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर माइग्रेशन, किसका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, थ्रू टीएच, थ्रू एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का माइग्रेशन, किधर से किधर? लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर। किसका माइग्रेशन? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। देखो ये हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन है, तो इधर से इधर का माइग्रेशन। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर होगा माइग्रेशन। ये देखो, इसका माइग्रेशन कहां से कहां होगा? लो से हाई की ओर। ये देखिए, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर, मतलब ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की ओर हो रहा है। ये देखिए, किधर से किधर हो रहा है? ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की ओर। भाई कंसंट्रेशन लो है, इसका मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, तभी तो कंसंट्रेशन लो है। तो हमेशा ऑस्मोसिस किधर होता है? ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की ओर होता है। सिंपल फॉर्म में याद रखो, सिंपल फॉर्म में क्या याद रखोगे? ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की ओर होता है, ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की ओर होता है, कम सॉल्वेंट की ओर होता है ना? अच्छा ये तो चलो फिर ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की ओर होता है। तो ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा? डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन क्या है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये अरेंजमेंट कर दोगे वो अपने आप होगा। किधर से किधर होगा? लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर। देखो ये लो कंसंट्रेशन है, ये हाई। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर होगा। कौन? ऑस्मोसिस थ्रू एसपीएम। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन? बताओ, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? देखो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? पहली बात, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल माइग्रेट करते हैं, डिफ्यूजन में दोनों मॉलिक्यूल माइग्रेट करते हैं। यदि ये डिफ्यूजन होता तो ये इधर से इधर सॉल्यूट भी जाता, इधर से इधर सॉल्यूट भी आता। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल माइग्रेट करते हैं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल माइग्रेट करते हैं। और डिफ्यूजन में क्या होते हैं? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों माइग्रेट करते हैं, दोनों माइग्रेट करते हैं। इसमें एसपीएम लगी होती है और उसमें कोई एसपीएम नहीं होती है, इसमें कोई एसपीएम नहीं होती है। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों माइग्रेट करते हैं एक दूसरे की ओर, और उसमें कोई एसपीएम नहीं लगी होती है। और ऑस्मोसिस में कंडीशन है कि एसपीएम लगी होनी चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होनी चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होनी चाहिए। जैसे अंगूर है, आप अंगूर को दूध में डालो, अंगूर तो जानते हो, अंगूर नहीं, किशमिश जानते हो? अंगूर छोड़ो, किशमिश, किशमिश को दूध में डालो तो किशमिश फूल जाती है। जैसे खीर ईर बनती है तो देखते हो,
खीर ईर बनती है तो किशमिश फूल जाती है, तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस ही है। वो जो किशमिश की लेयर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, वो नेचुरल मेम्ब्रेन है। जैसे आप किशमिश को दूध में डालोगे किशमिश फूल जाएगी, किशमिश को पानी में डालोगे किशमिश फूल जाएगी। तो वो क्या है, ऑस्मोसिस है। क्यों? क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन लगी है। हाँ, छुआरे को पानी में डालो वो भी फूल जाएगा, मेम्ब्रेन लगी है, मेम्ब्रेन लगी है, वो नेचुरल मेम्ब्रेन है। तो सिर्फ पानी पानी अंदर जा रहा होता है, सिर्फ पानी पानी अंदर जा रहा होता है ना। तो सारे बच्चों को पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई? ऑस्मोसिस की डिफिनीशन समझ में आई? ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस मोशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। एसपीएम के थ्रू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर जाना ऑस्मोसिस है। की ओर जाना क्या है? ऑस्मोसिस है। की ओर जाना ऑस्मोसिस है। ये बात क्लियर हो गई? ये बात सबको क्लियर हो गई? हाँ। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ, मेरे को अच्छे से बताइएगा, ठीक है सब लोग। ये जो मेम्ब्रेन है इसके पास क्या तुम्हारी तरह दिमाग होता है? मतलब जैसे आप देखते हो गर्ल्स स्कूल है तो बॉयज को घुसने नहीं दिया जाता है। तुम कहां जा रहे हो? ये गर्ल्स स्कूल है। क्यों? गार्ड को पता होता है कि तुम बॉयज हो, उसके पास दिमाग होता है तो तुम्हें पहचान लेता है कि यार ये तो बॉयज है, ये गर्ल्स कहां है, इसको नहीं जाने दो, इसको नहीं जाने दो, है ना, नहीं जाने दो, तो नहीं जाने देता है। या मान लो कोई ऑफिस है, जैसे मान लो मिलिट्री का कैंप है, मिलिट्री के कैंप पे हम लोग घुसेंगे तो मना कर देगा कि नहीं आप नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हम में से कोई मिलिट्री में नहीं है, तो वो हमको घुसने से मना कर देगा। क्यों? क्योंकि जो सामने बैठा है गार्ड उसके पास दिमाग है, वो सोच पाता है, वो देख पाता है, वो समझ पाता है। तो मेम्ब्रेन के पास क्या दिमाग होता है? उसको कैसे पता चलता है कि ये सॉल्यूट पार्टिकल है, इसको मत जाने दो। आपने कहा कि ऑस्मोसिस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होगी। तो मान लो सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी चुपके चुपके निकला जा रहा है, तो वो निकल क्यों नहीं पाता है? वो क्यों नहीं निकल पाता है? भाई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भाग रहा है, पीछे से सॉल्यूट भी भाग जाए बगल से, चुपके चुपाते, तो वो क्यों नहीं जा पाता है? उसके पीछे रीजन क्या है? वाई सॉल्यूट मॉलिक्यूल नॉट माइग्रेट इन ऑस्मोसिस प्रोसेस? बताओ, वाई सॉल्यूट मॉलिक्यूल नॉट माइग्रेट? तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। वो रीजन क्या है? कि जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। इसलिए मेम्ब्रेन से आर पार नहीं जा पाते हैं। सॉल्यूट मॉलिक्यूल लार्ज साइज के होते हैं जिसलिए मेम्ब्रेन से आर पार नहीं जा पाते। यदि सॉल्यूट मॉलिक्यूल का साइज सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साइज के बराबर है तो वो भी फ्रीक्वेंटली जाएगा, वो भी आराम से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन के पास दिमाग नहीं होता है, मेम्ब्रेन के पास होल्स होते हैं। अब उस होल से वही आर पार जा पाएगा जो उस होल से छोटा हो। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उस होल से छोटे होते हैं और सॉल्यूट मॉलिक्यूल उस होल से बड़े होते हैं। यदि सॉल्यूट मॉलिक्यूल का साइज सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साइज के बराबर है तो फिर ऑस्मोसिस नहीं होगी, फिर वहां डिफ्यूजन होगा। क्यों? दोनों आर पार जा रहे हैं ना, और दोनों आर पार जाते हैं तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, ऑस्मोसिस थोड़ी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन को पलट सकता है।
कि एक मैंने सेटअप बैठाला जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का साइज बराबर है, तो इस प्रोसेस को क्या कहोगे? तो उसको ऑस्मोसिस नहीं कहोगे, डिफ्यूजन कहोगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी आर पार जाने लगेंगे, सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी आर पार जाने लगेंगे। तो फिर वो मेम्ब्रेन होने और ना होने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो मेम्ब्रेन होने और ना होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो दूसरी बात समझ में आई कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्यों आर पार नहीं जाते? क्योंकि वो लार्ज साइज के होते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का और जवाब दो, एक क्वेश्चन का और जवाब दो। क्या सॉल्यूट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे? क्या दोनों सॉल्यूशन के, दोनों सॉल्यूशन के सॉल्यूट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे? आपस में रिएक्शन करेंगे? आपस में रिएक्शन करते हैं? बताओ, बताइए, क्या सॉल्यूट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई, जब इधर से उधर जा ही नहीं रहे हैं तो रिएक्शन कैसे करेंगे? रिएक्शन करने के लिए मिलना पड़ता है ना। जब एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल दूसरे सॉल्यूट मॉलिक्यूल के आसपास आएगा, पास में आएगा, तभी तो बॉन्ड बनाएगा या बॉन्ड ब्रेक करेगा। आप साफ साफ बोल रहे हो कि इधर का सॉल्यूट इधर नहीं आएगा, इधर का सॉल्यूट उधर नहीं जाएगा, तो फिर रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन कैसे होगी? तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। इस सॉल्यूट मॉलिक्यूल का इस सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, ध्यान रखना। इस सॉल्यूट मॉलिक्यूल का उस सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यार बीच में मेम्ब्रेन लगी है। ग्रीन वाले येलो वाले से कैसे रिएक्शन करते हैं? येलो वाले में है, ग्रीन वाले ग्रीन वाले में। जब तक एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तब तक रिएक्शन कैसे होगी? और आप कह रहे हो वो दोनों एक दूसरे से माइग्रेट करेंगे नहीं, तो जब माइग्रेट करेंगे नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। ओके, ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब इन सब पे क्वेश्चन बनेंगे। तुम क्या सोच रहे हो कि हाँ सब ऐसे ही चल रहा है? प्रभु, ऐसे नहीं चल रहा है, इन पर क्वेश्चन बनेंगे और मैं पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है? दिमाग लगाइएगा। अच्छा, अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये ऑस्मोसिस कब तक चलती रहेगी? कब तक चलती रहेगी? भाई आपने कहा कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ऑस्मोसिस चल रही है, इसका मतलब डायरेक्शनल है। कब तक चलता रहेगा ये ड्रामा? कब तक चलता रहेगा बताओ? कब चलता रहेगा? क्या रुकेगा कभी कि रुकेगा ही नहीं? भाई ये कब रुक जाएगा? जब दोनों साइड का कंसंट्रेशन सेम हो जाए। तो जब दोनों साइड का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगी, रुकेगा तब भी नहीं, इक्विलिब्रियम आ जाएगी। क्यों? जितने मॉलिक्यूल वाटर के इधर जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल वाटर के इधर आएंगे। तो जब उनमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा तब ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। इसका मतलब दोनों टाइप का, दोनों जगह का कंसंट्रेशन क्या हो गया? सेम हो गया। तो ऑस्मोसिस कब रुक जाएगी? जब दोनों जगह का कंसंट्रेशन, दोनों कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं कि माइग्रेशन रुक जाएगा, माइग्रेशन तो होगा ही होगा, मॉलिक्यूल तो भागता ही रहेगा, मगर एक सेकंड में 4 मॉलिक्यूल ए से बी साइड में आए तो उसी एक सेकंड में 4 मॉलिक्यूल बी से ए साइड में जाएंगे, तो रिजल्टेंट चेंज 0 हो गया, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन सेम हो गया। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होगा? तो जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगी उस समय ऑस्मोसिस रुक जाएगा, है ना? उस समय ऑस्मोसिस क्या होगा? रुक जाएगा। ऑस्मोसिस
कब रुक जाएगा, कब स्टॉप होगा, स्टॉप होगा। या आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम कब आएगा। इसी चीज को पूछा जा सकता है ऑस्मोसिस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कब आएगा। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, इक्विलिब्रियम जब आएगा जब कंसंट्रेशन दोनों के बराबर हो जाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 के। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 के। हाँ बेटा ठीक है, सुन लिया, समझ लिया। अब आओ जरा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखो कहानी को और आगे क्या बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए जरा। जब कंसंट्रेशन बराबर होगा तो सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा भाई। यदि कंसंट्रेशन बराबर हुआ तो इसका मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, एक तरफ सॉल्वेंट ज्यादा था एक तरफ कम था, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव किया ना। किसी ने पूछा कितना मूव किया, किसी ने पूछा कितना मूव किया, तो तुम्हें जरा ध्यान देना पड़ेगा यहां पर, है ना, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये देखो, सॉल्यूट मॉलिक्यूल तो मूव नहीं करेंगे मगर सॉल्वेंट तो करेंगे। तो अब गौर से मेरी बात को समझिएगा सब लोग। जैसे ये देखो, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन सपोज करो ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम है। तो अब अभी ऑस्मोसिस ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे। अब जब ऑस्मोसिस रुकेगी तो क्या होगा, तो ऑस्मोसिस रुकेगी तो इसका मतलब यहां से W ग्राम सॉल्वेंट निकल के यहां पे आ गया, तो यहां पे W ग्राम सॉल्वेंट कम हुआ और यहां पे W ग्राम सॉल्वेंट ऐड हो गया। बात समझ पाए कि नहीं भाई। आपने कहा दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया, अब दोनों का कंसंट्रेशन कैसे सेम हो सकता है, उसका क्या रास्ता है, उसका रास्ता यही है ना कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए, इसका कंसंट्रेशन कम किया जाए। तो इसका कंसंट्रेशन कैसे कम होगा, जब इसमें सॉल्वेंट बढ़ जाएगा, सॉल्वेंट बढ़ गया तो कंसंट्रेशन कम हो गया। और इसका कंसंट्रेशन बढ़ा कैसे, जब इससे सॉल्वेंट निकल जाए। तो जब सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहा है तो कितना सॉल्वेंट निकल गया, W। जितना सॉल्वेंट निकला उतना ही सॉल्वेंट तो इसको मिला, तो इसको कितना मिल गया, +W। इसको कितना मिला, +W। है बात समझ पा रहे हो। हाँ, इसमें ग्रेविटी इफेक्ट नहीं होता है। टिनी पार्टिकल, जो बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल होते हैं, उन पे ग्रेविटी इफेक्ट काम नहीं करता है। एयर पे ग्रेविटी इफेक्ट काम करता है, नहीं करता है। बात समझ पाए। बच्चों ने कहा हाँ सर हम समझ गए, बच्चों ने कहा सर हम समझ गए। मैंने कहा चलो, जब तुम इतनी बात समझ गए हो तो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अभी थ्योरी चल रही है, इस पर क्वेश्चन बनेंगे, मैं कराऊंगा, पहले जरा मुझे पढ़ा लेने दो, या फिर क्वेश्चन भी करा दूं साथ में। एक मिनट देखूं जरा, क्वेश्चन पड़ा है मेरे पास अभी। नो मुन्ना नो, चलो मैं क्वेश्चन भी कराता जाता हूं, है ना। अब आप मुझे बताओ, देखिए एक आपको क्वेश्चन देता हूं। ये कंपार्टमेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। ये कंपार्टमेंट है ऐसा, ये मेम्ब्रेन लगी हुई है। इस साइड मैंने भर दिया बच्चों, देखिए इस साइड मैंने भर दिया इक्वस सोल्यूशन ऑफ KSCN, और इस साइड बच्चों मैंने भर दिया इक्वस सोल्यूशन ऑफ FeCl3, और ये SPM है, ठीक है। अब जरा देखो, व्हेन FeCl3 react with KSCN solution, then form
ब्लैक रोजी रेड कलर कॉम्प्लेक्स K4FeSCN का होल 6। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया। कॉम्प्लेक्स फॉर्म सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट ई कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसको ए कंपार्टमेंट नाम दिया, इसको बी कंपार्टमेंट नाम दिया। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कंपार्टमेंट ए पहला ऑप्शन बताइए। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कंपार्टमेंट बी, सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नियर SPM, डी कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉर्म। आंसर बताओ क्या सही है, आंसर बताओ क्या सही है। क्या किया है मैंने, एक सोल्यूशन लिया है इक्वस KCN और एक सोल्यूशन लिया है इक्वस FeCl3, उनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखा है। अब मैं कह रहा हूं कि FeCl3 जब KCN से रिएक्शन करता है तो रोजी रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आपको बताना है कॉम्प्लेक्स कहां फॉर्म होगा, बताओ। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल आपस में रिएक्शन नहीं करते। तो ये जब इसके पास में आएगा ही नहीं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे होगा? वो ये बता रहे हैं कि यदि ये रिएक्शन करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मगर जब रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो बनाएंगे कैसे? ऑप्शन गलत नहीं है बेटा। मुन्ना, सूरज, आपको पता ही नहीं है, ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है 2023 में, 2023 या 2022 में आया है। तो जरा गौर से समझो, वो कह रहा है कि जब FeCl3 KCN से रिएक्शन करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आप बताओ कहां बनेगा? तो भाई जब ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे? तो जरा ध्यान रखिएगा इस बात का कि वो ऐसे क्वेश्चन लिखेगा ना कि तुम्हें लगेगा कि यार कहीं ना कहीं तो बन ही रहा है, तो तुम तुक्का मारोगे, ए में बनेगा, बी में बनेगा, नियर SPM बनेगा, जबकि सॉल्यूट पार्टिकल आपस में रिएक्शन ही नहीं करते तो कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा। और वो एक ऑप्शन ये भी देगा, वो एक ऑप्शन ये भी देगा। चलो अब एक क्वेश्चन और कर लोगे? सर अनम्यूट कीजिए। अरे भाई मेरी तरफ से तो ऑडियो आ रहा है। अब गौर से देखो, अब बात करते हैं आगे। अब आगे क्या है तो जरा देखो, एक हेडिंग होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस तो हम लोगों ने पढ़ ली, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है तो गौर से देखो। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब देखिए, किसी बच्चे ने कहा कि सर ये जो ऑस्मोसिस चल रहा है, हाँ, इसको फोर्सफुली स्टॉप कर दो, फोर्सफुली स्टॉप कर दो। ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस चल रहा है इसको फोर्सफुली स्टॉप कर दो। तो कैसे स्टॉप होगा? देखो, ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने का एक तरीका है फोर्सफुली। वो क्या है? कहां है? यदि दोनों तरफ का प्रेशर, गौर सुनना सब लोग, यदि दोनों तरफ का प्रेशर बराबर कर दिया जाए तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी। ऑस्मोसिस क्या है? स्टॉप हो जाएगी। मगर आप जानते हो कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। भाई इसका वेपर प्रेशर कितना है? P1 है। इसका वेपर प्रेशर कितना है? P2 है। तो कंसंट्रेशन ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। क्यों? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होता है? डिक्रीज करता है। और कितना डिक्रीज करता है? जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना कम वेपर प्रेशर होगा। अब सॉल्यूट इसमें ज्यादा है, क्यों? कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसका मतलब P1 की वैल्यू कम है और P2 की वैल्यू ज्यादा है कि नहीं? हाँ। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? ये बात सबको समझ में आई कि नहीं बताओ? मैंने इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P1 माना, इस सॉल्यूशन का P2 माना। अब बड़ा कौन होगा? तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। हाँ, अमय गुप्ता जी पूछो। गुप्ता जी आप पूछो। अच्छा, ये बात सबको समझ में आई? भाई जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। कंसंट्रेशन कम होने से बार ज्यादा, वेपर ज्यादा क्योंकि प्रेशर ज्यादा क्यों? अरे भाई, कंसंट्रेशन ज्यादा कब होगा? जब सॉल्यूट ज्यादा हो। कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि सॉल्यूट ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि सॉल्यूट ज्यादा है। सर क्वेश्चन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट पता कैसे चलेगा? आचल बताया जाएगा, परेशान ना हो, वो बताएगा आपको। हाँ, अमय गुप्ता, यदि दो अलग अलग सॉल्वेंट लिए जाए, एक बच्चा है अमय, उसने क्वेश्चन पूछा है कि यदि इन दोनों के सॉल्वेंट अलग अलग हो तो, यदि इन दोनों के सॉल्वेंट अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे की ओर भगेंगे और वो आपस में रिएक्शन भी कर सकते हैं। वो आपस में रिएक्शन भी कर सकते हैं। ऑस्मोसिस जनरली सेम सॉल्वेंट में होती है। ऑस्मोसिस जनरली सेम सॉल्वेंट में होती है। जो सॉल्वेंट इधर हो वही सॉल्वेंट इधर हो। यदि दोनों तरफ अलग अलग सॉल्वेंट है तो वहां कुछ भी घटित हो सकता है। वो दोनों सॉल्वेंट आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एक सॉल्वेंट आर पार जाए दूसरा जाए ना। क्यों? क्योंकि साइज अलग अलग हो सकते हैं। तो यदि दो अलग अलग सॉल्वेंट है तो कुछ भी घटित हो सकता है। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछ रहे सर प्रेशर कैसे कम हो रहा है? भाई मैं कैमरे के अंदर जा नहीं सकता, नहीं तो मैं तुम्हें खूब पीटता और दौड़ा दौड़ा के पीटता। इसी वजह से मेरी गार्जियन से रिक्वेस्ट है, इनके अगल बगल यदि गार्जियन पाए जा रहे हैं, बड़े भाई बड़े बहन पाए जा रहे हैं, तो इनके खींच के 2 थप्पड़ लगाओ और 2 थप्पड़ लगा के पूछो कि 3 दिन पहले जो बातें पढ़ाई गई है तुम भूल जाओगे तो साल भर बाद पेपर कैसे दोगे और डॉक्टर कैसे बनोगे?
अरे प्रभु, तुम्हें अभी पढ़ाया है 2 मिनट पहले राउल्स लॉ में, ये नहीं पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ाया है कि मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना कम होगा। अब मोल फ्रैक्शन क्या है? कंसंट्रेशन ही तो है। मोल फ्रैक्शन क्या है? कंसंट्रेशन ही तो है। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना कम वेपर प्रेशर। 4 दिन से तो लगातार चिल्ला रहे हैं, अब तुम पूछ रहे हो कि सर कंसंट्रेशन ज्यादा होने से वेपर प्रेशर कम कैसे होगा? मैं यदि चक्कर खा के गिरा तो भाई तुम सबको मैं मारूंगा के। इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे तो अचानक शॉक लग के मैं गिर भी सकता हूं, चक्कर भी मेरे को आ सकता है, चक्कर भी आ सकता है, गिर भी सकता हूं। और इन बच्चों के आसपास गार्जियन जरूर पाए जाएं, गार्जियन जरूर। बस ऐसे ऐसे वो कुर्सी में बैठे पढ़ रहा हो, आप ऐसे खड़े रहो, जैसे ही मैं कहूं कंटाप मारो, बस खट्ट से एक मार दो। ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, 4 दिन में बातें भूल जाते हैं। 4 दिन में बातें भूल जाते हैं। लड़कियों की बातें नहीं भूलेंगे, लड़कों की बातें नहीं भूलेंगे, उल्टी सीधी चीजें नहीं भूलेंगे, पिक्चर नहीं भूलेंगे, गाना नहीं भूलेंगे, मगर केमिस्ट्री भूल जाएंगे। अरे निकम्मो, तो बात समझ गए? अब तो समझ गए हो, अब तो समझ गए हो ना कि कंसंट्रेशन ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम कैसे? हाँ, समझ गए, ठीक है। अब मुझे बताओ आपको ऑस्मोसिस रोकना है, तो ऑस्मोसिस रोकने का एक तरीका है क्या? यदि दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो जाए तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी। यदि दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो जाए तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी। ऑस्मोसिस रोकने का तरीका क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2 के, तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी। अब हम प्रेशर इक्वल कैसे करें? तो प्रेशर इक्वल करने का तरीका क्या है? गौर से सुनिए। प्रेशर इक्वल करने का तरीका यह है कि मैं जिधर कम प्रेशर है उधर बाहर से प्रेशर लगा दूं, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूं। तो बेटा आयुष ठीक किया है मम्मी ने, ये कंटाप लगा दिया है ना। मेरी तरफ से अपनी मम्मी को धन्यवाद कह देना। हाँ, अब भाई देखो, मुन्ना मुन्ना ध्यान दो, इधर वेपर प्रेशर कम है तो हम क्या करें? बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें। बाहर से क्या लगा दें? एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें। ये एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से लगा दें, जिससे क्या हो? बराबर हो जाए। तो जो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब क्या हुआ? दोनों साइड का प्रेशर बराबर हो गया। मैंने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, मैंने बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा के दोनों साइड का प्रेशर बराबर कर दिया। जो एक्सटर्नल प्रेशर आप लगा रहे हो उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई करते हो उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनीशन क्या है? ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई करते हो उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, है ना। तो क्या हुआ? एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू, किधर अप्लाई करते हो? हाई कंसंट्रेशन साइड, हाई कंसंट्रेशन साइड। क्यों? जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर वेपर प्रेशर कम होगा। हाई कंसंट्रेशन साइड या लो वेपर प्रेशर साइड, बात एक ही है। लो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर साइड
एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू, एक मिनट, ए डबल पी, अप्लाइड टू हाई कंसंट्रेशन साइड या लो वेपर प्रेशर साइड, लो वेपर प्रेशर साइड, दिस एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। टू स्टॉप ऑस्मोसिस, टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर आप हाई कंसंट्रेशन साइड में लगाते हो या लो वेपर प्रेशर की साइड में लगाते हो उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब देखो मैंने किधर लगाया है, जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर लगाया है। क्यों? जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर प्रेशर कम होगा और हमें कम प्रेशर की साइड में लगाना है। और कितना लगाना है? जैसे दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए, और बराबर हो गए तो ऑस्मोसिस रुक गई, तो ऑस्मोसिस रुक गई। रेहान प्रभु सब सही है, तुमने जहां पढ़ा है या तो वहां गलत है या तुम गलत हो, है ना? ये सब सही लिखा है, परेशान ना हो, अब मुझे पढ़ाने दो बस। अब देखो जरा, आपने क्या किया, दोनों साइड का प्रेशर बराबर कर दिया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी आई? दोनों के प्रेशर के डिफरेंस के बराबर। ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी आई? दोनों के प्रेशर के डिफरेंस के बराबर। ये देखिए, ये देखिए है। और इसका फार्मूला क्या आता है? इसका फार्मूला आता है पाई इक्वल टू सी आर टी, इसका फार्मूला आता है पाई इक्वल टू सी आर टी, वेयर सी क्या है? वेयर सी क्या है? सी है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन कौन सी? मोलरिटी, मोलरिटी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.0821 रखनी है। एटमॉस्फेयर, लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, है ना? एटमॉस्फेयर, लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, केल्विन। अच्छा, टी क्या है? टेम्परेचर है, और जिसको हमेशा किस में लिखोगे बच्चों? केल्विन में। जिसको हमेशा किस में लिखोगे? केल्विन में लिखोगे। तो पाई इक्वल टू सी आर टी इसका फार्मूला आया। तो पाई क्या है? पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, और जिसकी वैल्यू क्या होगी? जिसकी वैल्यू दोनों के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के बराबर होगी, दोनों के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के बराबर होगी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? देखो इसको मैं इधर ले गया तो ये आ गया डिफरेंस। अभी कहानी बाकी है। बच्चों ने कहा सर क्या बाकी है? अभी कहानी क्या बाकी है बताओ? मैंने कहा चलो वापस चलते हैं। इतना ये फार्मूला आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, है ना? ये बात सही है। अच्छा अब वापस आओ, थोड़ा इधर चलते हैं। देखो ऑस्मोसिस की ये डिफिनीशन लिखी है कंसंट्रेशन के टर्म में, स्पॉन्टेनियस मोशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। हाँ, अब प्रेशर के टर्म में डिफिनीशन लिखते हैं। कभी कभी बच्चों को परेशान करने के लिए, फंसाने के लिए हम ऑस्मोसिस की डिफिनीशन इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर लिख देते हैं। तो जब हम वेपर प्रेशर के टर्म में लिख देते हैं तो बच्चा गलत कर देता है। अब देखो वेपर प्रेशर के टर्म में बताओ ऑस्मोसिस किधर से किधर हो रही है? हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की साइड में हो रही है। भाई कंसंट्रेशन कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो वेपर प्रेशर के टर्म में बताओ
तो ऑस्मोसिस क्या हो रहा है, हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की ओर हो रही है। तो जरा गौर से ध्यान रखिए, यदि वेपर प्रेशर कट के टर्म में पूछेगा तो ऑस्मोसिस किधर से किधर चलेगा, हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की साइड में चलेगा। तो ये सारी बातें सेम है, हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टू लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, तो आप क्वेश्चन को जरा संभल के पढ़ना कि उसने लिखा क्या है, कंसंट्रेशन के टर्म में ऑस्मोसिस की डिफिनीशन लिखी है कि प्रेशर के टर्म में ऑस्मोसिस की डिफिनीशन लिखी है। हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। तो कभी कभी हम लोग बच्चों को परेशान करने के लिए ये लिख देते हैं, तो कंसंट्रेशन का उल्टा चलेगा प्रेशर के टर्म में। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है हाई लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, या फिर हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हाई कंसंट्रेशन की साइड में जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। वो कितना होता है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। क्यों बराबर करना है, तो बराबर करना है तो क्या करोगे, जो डिफरेंस होगा वही तो लगाओगे। और उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है पाई इक्वल टू सी आर टी। वेयर इज सी, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। अब जरा देखो, किसी बच्चे ने बदमाशी की, क्यों, बदमाश तो तुम बहुत हो भाई, तुम बदमाश भी तो हो, मानते कहां हो। मान लो किसी बच्चे ने थोड़ी बदमाशी कर दी, बदमाशी कैसे कर दी, उसको मैंने कहा कि भाई रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, अब जरा समझो। मैंने कहा ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया गया वो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, हाँ। बस बेटा 2 मिनट और पढ़ाऊंगा। अब किसी बच्चे ने क्या किया, जितना प्रेशर लगाना चाहिए था उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया। तो जब तुम ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो जरा बताओ क्या होगा, जैसे पाई प्रेशर लगाना चाहिए था और तुमने पाई +3 लगा दिया, तो बताओ क्या होगा। यदि पाई लगाने से रुक रहा था और तुमने पाई +3 लगा दिया तो इधर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं, बताओ। पाई प्रेशर लगाने से ऑस्मोसिस रुक रही थी, तो जितने प्रेशर लगाने से ऑस्मोसिस रुक रहा था उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया आपने। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो इस साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब इस साइड का प्रेशर बढ़ गया तो ऑस्मोसिस किधर से किधर जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो अब ऑस्मोसिस उल्टी दिशा में चलने लगेगा, और ऑस्मोसिस को उल्टी दिशा में जाना ही रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। ऑस्मोसिस का उल्टी दिशा में जाना रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, इस साइड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और इस साइड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इस साइड का कम हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती है, तो उल्टी दिशा में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भागने लगेंगे। इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो। जितना प्रेशर स्टॉप करने के लिए लगाना है उससे ज्यादा प्रेशर तुमने लगा दिया है ना, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस occurs in reverse direction, occurs in reverse direction, direction
बिकॉज ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखो, तो इसको बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा, अब जब तुम इतनी बात कर रहे हो तो दो बातें और कर लो। देखो भाई बच्चों, बस थोड़ा सा और 5 मिनट की थ्योरी और, तो ये क्या होगा, ऑस्मोसिस पूरा खत्म हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं ये भी बता देते हैं। ठीक है, अब गौर से ध्यान दीजिए। अरे भाई आशीष कह रहा सर खाना कब खाएंगे? एक दिन नहीं खाओगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? एक दिन नहीं खाओगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? 5 मिनट मुझे दो, बस 2 मिनट। देखो ये दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है। ये जितने भी टर्म हैं ये कंपेयर के हैं। ये देखो, अब मान लो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, अब इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन लगाना है, तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये तीनों टर्म रिलेशन के नाम है। अच्छा, बच्चे कह रहे सर सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलो भाई, जब बच्चों ने कुछ नहीं खाया है तो कल पढ़ लेंगे, ऐसी क्या बात है, कल पढ़ लेंगे। ठीक है, आप लोग खा लो, ठीक है, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि हॉस्टल में एक टाइम पे खाना मिलता है और यदि वो टाइम निकल गया तो फिर देते नहीं है। और वैसे भी बेचारे बच्चे बड़ी मुश्किल से सारा काम कर रहे होते हैं, सरवाइव कर रहे होते हैं। जो बच्चे घर में रह रहे हैं उनकी तो बात अलग है, उनके पीछे तो गार्जियन लगे हैं, है ना। तो बेचारे गार्जियन पूरे दिन उनको कभी भी कहेंगे खाना बना के दे देते हैं, खिला पिला देते हैं। मगर जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कहीं कमरा लेके रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो कोई नहीं, कल पढ़ा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के पास इनफ टाइम है, एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, ज़्यादा होगा, है ना। तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी बच्चे आराम से खा पी लीजिए, और जो मैं QHD सीट दूंगा उसको करके आइएगा, ठीक है बच्चों, जो मैं QHD सीट दूंगा उसको करके आइए। बाय बाय, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। खा लो बेटा। अरे दादा रे, बाय बेटा।